गुड मॉर्निंग एवरीवन। साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है और माई सेल्फ के पांडे। आज हम इंडियन इकोनॉमी के किसी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो आजकल बहुत चर्चा में है। और इसके चर्चा में होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। थंबनेल में आप देख ही चुके हैं, हम बात कर रहे हैं G20 समिट 2023 की। और अब तक आप बहुत कुछ जान चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं G20 समिट को लेकर के, इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है एज अ अवेयरनेस। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उनमें यहाँ से बहुत सारे ऐसे फैक्ट पूछे जाएंगे जो शायद अब तक आप नहीं जानते हो। तो मैंने कोशिश की है कि G20 की जो इसकी हिस्ट्री है, जो इसका प्रेजेंस है, और इंडिया में जो इसका समिट हो रहा है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, इंडिया इसको होस्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम। जब से G20 बना है तब से इंडिया को फर्स्ट टाइम इसकी प्रेसिडेंसी मिली है। इसका क्या मतलब है इंडिया के लिए, और क्यों इस समिट में चाइना और रशिया के जो हेड ऑफ कंट्री हैं वो नहीं आ रहे, और इसका इस समिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और इंडिया की इमेज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इनका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको आज पता चलेगा विद फैक्ट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे G20 से कि G20 है क्या, और ये कब और क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या मोटिव थे। और 1999 में जब G20 ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, उस समय कैसी दुनिया थी और इसकी जरूरत क्यों हुई। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनाया जाता है तो उसके पीछे एक मोटिव होता है। इस समय देखिए G20 समिट, G20 जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 19+ EU कंट्री जो है यानी कि 19 देश, और 20वें देश के रूप में जो यूरोपियन यूनियन एज अ मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो कैसे पूरी दुनिया के 2/3 पॉपुलेशन को कवर करते हैं G20 के कंट्रीज, यानी कि दुनिया की 2/3 आबादी G20 देशों में निवास करती है। तो मैप के आधार पर आप देख रहे हैं, देशों के आधार पर देखें, 19+ यानी कि 19 देश, और EU यानी कि यूरोपियन यूनियन। तो ये 19 देश कौन है, मैप के आधार पर देख लेते हैं। अर्जेंटीना, इन देशों को केवल आप नाम से ही नहीं बल्कि इनकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी देखिए, जैसे एशिया से कौन कौन से देश G20 में शामिल हैं, कौन से देश अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के इसमें शामिल हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कौन इसके मेंबर हैं। तो अर्जेंटीना है इसमें, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके एंड यूएसए। ये 19 देश हैं, और 20वां यूरोपियन यूनियन, ये मिल करके एक बड़े एरिया को कवर करते हैं। ये सभी G20 के मेंबर हैं, और आप देख रहे हैं दुनिया की कितने बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करता है G20। अब G20 की जब स्थापना हुई तो स्थापना के समय जो समय था 1999, यानी कि 26 सितंबर 1999 को G20 का गठन हुआ। और G20 की स्थापना किसने की, G7, G मतलब ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 देशों के इस समूह की स्थापना G7 देशों की पहल पर हुई। G7 या ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज क्या है, ध्यान दीजिएगा। G7 की स्थापना जो है ये 1975 में की गई थी, ड्यूरिंग कोल्ड वार, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था। उस समय पूंजीवादी और विकसित देशों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हुए 1975 में G7 का गठन किया। और G7 के जो मेंबर कंट्री हैं इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन और इटली, कुल 7 देश इसमें शामिल हैं। और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो कुछ समय के लिए 1996-97 में रशिया को भी G7 में शामिल किया गया था, और उस समय इसे G8 का नाम दिया गया। लेकिन बाद में जो यूक्रेन और सर्बिया के मुद्दे पर G8 में से रशिया को एग्जिट कर दिया गया, और रशिया क्या बन गया, G7 फिर से G7 के रूप में आ गया, जो कि G8 था। तो 2014 में रूस को
इस G8 से बाहर निकाल दिए जाने पर ये फिर से G7 बना हुआ है। G7 के बारे में पूरा हम आपको बताएंगे जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे। यहाँ पर हम आपको बताएं कि G20 की स्थापना G7 यानी कि 7 विकसित और पूंजीवादी देशों के सहयोग से हुई। ये इसके फाउंडिंग मेंबर थे और इन्होंने जो 1999 की जो स्थिति थी, कौन सी स्थिति थी, जब एशिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ था और जो उस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद कैसे जो ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक एक साथ आ रहे थे, यानी कि कोल्ड वॉर खत्म होने के साथ ही दुनिया में एक फ्री ट्रेड का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था। तो उसमें यह जरूरी था कि जो डेवलप कंट्री हैं वे डेवलपिंग कंट्री के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आए और डेवलप कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्री को प्रोवाइड कराएं, यानी कि विकासशील देशों, खास तौर से एशिया के विकासशील देशों के आर्थिक विकास को प्रमोट करने के लिए और विकसित और विकासशील देशों को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए G7 देशों ने 26 सितंबर 1999 को G20 का गठन किया। इस G20 के गठन में आरंभ में इन देशों के, यानी कि जो G20 देश है, इनके जो वित्त मंत्री थे और जो इनकी जो सेंट्रल बैंक होती थी उसके जो गवर्नर, जैसे भारत के RBI के गवर्नर और भारत के वित्त मंत्री, इनकी बैठक हुआ करती थी इस G20 में। यानी कि जब G20 की स्थापना हुई 1999 में, तब से लेकर के वर्ष 2008 से पहले तक G20 में जो एनुअल, जो वार्षिक बैठकें हुआ करती थी, उसमें केवल इन देशों के वित्त मंत्री और इनकी केंद्रीय बैंकों के जो गवर्नर होते थे वो इसमें भागीदारी करते थे। लेकिन 2008 में जो वैश्विक मंदी और आर्थिक संकट आया, उस आर्थिक संकट का सामना करने के लिए G20 की बैठक एक वर्ष में 2 और 3 बार बुलाई गई और यही 2008 से ही G20 के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है इनकी मीटिंग भी शुरू हुई। यानी कि G20 की जो मीटिंग्स थी उसमें पहले केवल, जब ये बना था G20 1999 में, उस समय केवल इन देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही वर्ष में एक बार मिलते थे और इनकी बैठकें होती थी। लेकिन जब मंदी आई, जब 2008 में विश्व में भयंकर आर्थिक संकट आया, तो इस संकट का समाधान करने के लिए वर्ष में 2-3 बार G20 की बैठक बुलाई गई। और इतना ही नहीं, इसमें जो हेड ऑफ कंट्री थे, जैसे किसी देश का हेड अगर राष्ट्रपति है, किसी देश का हेड अगर प्रधानमंत्री है, तो हेड ऑफ कंट्री या हेड ऑफ गवर्नमेंट की अलग से एक मीटिंग बुलाई गई। 2008 से इसकी शुरुआत हुई, तब से G20 का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया और यही हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो मीटिंग है ये कल दिल्ली में होने वाली है 9 और 10 सितंबर को। इसमें G20 के जितने भी सदस्य देश हैं उन सब के हेड ऑफ कंट्री आएंगे और इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसीलिए जब से इसमें हेड ऑफ कंट्री जो है गवर्नमेंट समिट होने लगी हैं, यानी कि 2008 से G20 का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि स्थापना 1999 में हुई, लेकिन जो सरकार के प्रमुख हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया 2008 से। अब यह G20 क्यों बनाया गया? फॉर द पर्पज ऑफ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एज अ फोरम for the finance ministers and central bank governors to discuss global economic and financial issues। यानी कि जो एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी और जो समस्या आई थी उसमें समाधान करने के लिए, बातचीत करने के लिए ये कहा गया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं ये डिस्कस करेंगे और इस डिस्कस में जो ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनके समाधान निकालेंगे। इस पर्पस से G20 बनाया गया 26 सितंबर 1999 में और इसको बनाने वाले फाउंडिंग मेंबर जो थे वो G7 के कंट्री थे, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और G7
G20 जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? G20 की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि G20 अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को कवर करता है, यानी कि पूरी दुनिया मिलकर के हर वर्ष जितना सकल घरेलू उत्पाद करती है उसका 85% अकेले ये G20 के देश करते हैं। आप समझ सकते हैं वर्तमान में ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन या मंच बना हुआ है, और इसमें जो भी दुनिया में उत्पादन होता है हर साल उसका 85% उत्पादन जीडीपी अकेले G20 के देश करते हैं। और दुनिया का जो व्यापार है हर वर्ष, जो ग्लोबल ट्रेड है, यानी कि दुनिया जितना व्यापार करती है आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, उसका 75% जो भाग है वे G20 के देशों द्वारा किया जाता है। तो 75% अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर और 85% ग्लोबल जीडीपी पर कब्जा करने के कारण G20 का आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा बना हुआ है। और इतना ही नहीं, G20 दुनिया की 2/3 आबादी को कवर करता है। तो G20 द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो दुनिया की 2/3 आबादी को प्रभावित करते हैं। कितना महत्वपूर्ण है? G20 समिट इज हेल्ड एनुअली, यानी कि हर वर्ष इसके सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ अ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, यानी कि इसका कोई परमानेंट सचिव या अध्यक्ष नहीं होता। जिस देश में रोटेशन के अकॉर्डिंग G20 का सम्मेलन होता है उस देश का जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो वही देश उसको लीड करता है, और इसका जो प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंसी होती है वो उसी देश को मिलती है जिस वर्ष उस देश में G20 का सम्मेलन हो रहा होता है। जैसे पिछले वर्ष 2022 का G20 सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ, तो उस वर्ष G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास थी, या G20 का प्रेसिडेंट कौन था? इंडोनेशिया। 2023 का G20 सम्मेलन इंडिया में हो रहा है, लास्ट ईयर कौन था? इंडोनेशिया, और 2023 में भारत में हो रहा है। तो इस वर्ष G20 का जो अध्यक्ष है वो भारत है, और अगले वर्ष 2024 में G20 का जो सम्मेलन है वो ब्राजील में होने वाला है। तो कमिंग 2024 में G20 का जो प्रेसिडेंस होगा, जो प्रेसिडेंसी होगी वो किसके पास होगी? ब्राजील के पास होगी। इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। लास्ट ईयर कौन था, वर्तमान में कौन है, और भारत पहली बार इसको होस्ट कर रहा है, यानी कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत को फर्स्ट टाइम मिली है। इसीलिए भारत पूरी तैयारी से इस G20 सम्मेलन को आयोजित करके दुनिया को इम्प्रेस करना चाहता है और एक बदलते हुए भारत के दर्शन कराना चाहता है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिनमें इंडिया इस समय बहुत स्ट्रांग है, तो हम G20 की होस्टिंग के बहाने दुनिया को असली भारत दिखाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर इसका भारत को आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में आने वाले वर्षों में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो इसीलिए इस पर बहुत चर्चा हो रही है, और दिल्ली पूरी तरह से तैयार है जो हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो समिट होनी है 9 और 10 सितंबर को। एक महत्वपूर्ण बात समझें कि G20 में जो 20 देश हैं, इनके अलावा भारत ने 9 गेस्ट कंट्रीज को भी बुलाया है G20 समिट में दिल्ली में। देखिए, गेस्ट कंट्री को इनवाइट करना होस्ट के ऊपर होता है। जैसे भारत इस समय G20 को होस्ट कर रहा है, तो भारत किसे गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट करेगा ये भारत की मर्जी होगी। तो भारत ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, यानी कि रणनीति को ध्यान में रखते हुए इन 9 देशों को भारत में इनवाइट किया है एज अ गेस्ट इन G20 समिट 2023। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं और ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि किन देशों को बुलाया जाए ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र होता है। तो किस किस को बुलाया भारत ने? बांग्लादेश को बुलाया, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। ये वो देश हैं जो G20 के मेंबर नहीं हैं, लेकिन एज अ गेस्ट इनको इंडिया ने इस समिट में इनवाइट किया है। आप देख रहे हैं इनमें ज्यादातर वो देश हैं जिनके साथ या तो भारत के आर्थिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं, या भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इनका समर्थन प्राप्त करना चाहता है, या इनके साथ एक अच्छे रिलेशन डेवलप करना चाहता है। उन देशों को भारत ने G20 में एज अ गेस्ट इनवाइट किया है।
इसकी स्ट्रैटेजी को समझिएगा। इनवाइटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट किया गया है। हमने यहाँ मेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लिए हैं जो कि G20 में इनवाइटेड हैं। ये मेंबर नहीं है G20 के, केवल इनवाइटेड ये बॉडीज हैं। तो इनमें UN है, IMF, WB यानी कि वर्ल्ड बैंक, WTO, ILO, FSB और OECD। मुख्य जो है संयुक्त राष्ट्र है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये महत्वपूर्ण संगठन, और आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये तीन तो पूरे स्तंभ है। पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था का आधार है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो है IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO। तो ये तीनों अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी WTO में एज अ गेस्ट इनवाइट किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 टू 30 नवंबर 2023। पूरे साल भर के लिए इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिली हुई है, और यह 1 दिसंबर 2022 यानी कि जब इंडोनेशिया में G20 2022 का सम्मेलन संपन्न हुआ, उसी समय इंडोनेशिया ने भारत को 1 दिसंबर 2022 को G20 की प्रेसिडेंसी सौंप दी। ये भारत के पास 30 नवंबर 2023 तक रहेगा, और उसके बाद भारत G20 की प्रेसिडेंसी को ब्राजील को सौंप देगा, जो अगले वर्ष इसकी प्रेसिडेंसी को संभालेगा, G20 को होस्ट करेगा। तो G20 के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात करेंगे हमारे G20 का जो 2023 का जो सम्मेलन है दिल्ली में होना है, इसकी खास बातें क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये है उसका लोगो, G20 है, लोटस है, लोटस के ऊपर ग्लोब बना हुआ है, और महत्वपूर्ण बात जो फोकस करने वाली है, यहाँ लिखा हुआ है भारत 2023 और इंडिया, यानी कि भारत और इंडिया दोनों नाम एक साथ लिखे हुए हैं। इस समय भारत में इंडिया वर्सेस भारत का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इंडिया वर्सेस भारत का जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है, वो इस लोगों को देखने के बाद और ज्यादा बड़ा हो गया है। हम आपको एक दूसरे वीडियो में बताएंगे भारत वर्सेस इंडिया। यहाँ आप देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार, शायद ये पहली बार इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन पर भारत ने भारत नाम से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, और ये एक बड़ी बात है। और हमारे लोगों में वसुधैव कुटुंबकम, इंग्लिश में भी वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है। ये वसुधैव कुटुंबकम भारत की थीम है, और ये हमारा लोगो है। और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, तो ये जो लोटस और ये जो वसुधैव कुटुंबकम का जो एक लोगो और थीम है, ये दुनिया को क्या संदेश दे रहा है, इससे दुनिया को क्या बता रहा है भारत, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, समझिएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा जो लोटस है, इसको पॉलिटिकली नहीं लेंगे हम, इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें जो पैलेट्स है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 पैलेट्स हैं, 7 पंखुड़ियां हैं इसमें। इसका क्या मतलब है, कैसे इसको एक्सप्लेन कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और कैसे इन 7 पंखुड़ियों कलियों के माध्यम से दुनिया को एक विशेष संदेश देने का प्रयास किया गया है, बहुत गहराई से इसको हम समझेंगे। तो इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड द लोटस एज इट्स लोगो एंड द संस्कृति फ्रेज वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एज थीम और लोगो, यानी कि ये हमारी थीम है और ये हमारा लोगो है, दोनों एक साथ हैं। इसको पहचान लीजिए, समझ लीजिए, ये आने वाले समय में प्रश्नों में पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम फैक्ट बता रहे हैं, एक्सप्लेन इसको करेंगे अभी हम। अब देखिए, ये जो लोटस है, इसके जो 7 पेटल्स हैं, जो 7 इसमें कलियां हैं,
इनका मतलब समझाया गया है। द 7 पेटल्स ऑफ द लोटस इन द लोगो आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, दे रिप्रेजेंट द 7 कॉन्टिनेंट्स। ये जो 7 पंखड़ियां हैं लोटस की, कमल की, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये रिप्रेजेंट कर रही हैं 7 कॉन्टिनेंट्स को, 7 महाद्वीपों को। दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। तो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी धरती हमारा कुटुंब यानी कि परिवार है। तो इसमें ये जो 7 कलियां हैं ये 7 कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीपों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और बताया गया है कि जैसे म्यूजिक के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, ठीक है, 7 नोट्स होते हैं म्यूजिक में, और ये जब साथ साथ आते हैं तो फिर क्या होता है? दे क्रिएट अ परफेक्ट हार्मोनी। जब म्यूजिक से संबंधित 7 सुर एक साथ आते हैं तो कैसे एक म्यूजिक और संगीत बजने लगता है, और साथ ही साथ इन 7 सुरों की अपनी व्यक्तिगत या इंडिविजुअल पहचान भी बनी रहती है। वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि दुनिया में जो 7 महाद्वीप हैं, इन 7 महाद्वीप की अपनी एक अलग पहचान है, यूनिकनेस है, डाइवर्सिटी है। लेकिन उसके बावजूद जब वसुधैव कुटुंबकम के विचार को ध्यान में रखे ये 7 महाद्वीप म्यूजिक के, संगीत के सुरों की तरह एक साथ आते हैं, बजते हैं, तो उनसे जो सुर निकलता है वो संगीत होता है, और उससे दुनिया को जो सुख और आनंद की अनुभूति होती है। और साथ ही साथ इन 7 जो सुर हैं या जो 7 महाद्वीप हैं उनकी अपनी डाइवर्सिटी या उनकी अपनी जो व्यक्तिगत पहचान है वो भी बनी रहती है। कितना गूढ़ और व्यापक संदेश दिया है भारत ने अपनी थीम और अपने लोगों के द्वारा दुनिया को। तो यहाँ पर बताया गया है in music when the 7 notes come together they create a perfect harmony, but each note has its own uniqueness. Similarly, G20 bring the world together in harmony while respecting diversity। यानी कि भारत यह बताने का प्रयास कर रहा है अपने इस लोगों के द्वारा कि दुनिया में ये जो डाइवर्सिटी है ये उसकी अपनी यूनिकनेस है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पूरी दुनिया सामने साथ में आती है, भारत का उद्देश्य है कि पूरी दुनिया एक कुटुंब की तरह अपने एक यूनिवर्सल हितों की तरह, चाहे वो पर्यावरण के मुद्दे हों, चाहे वो गरीबी दूर हटाने के मुद्दे हों, भुखमरी भगाने के मुद्दे हों, चाहे वो पैंडेमिक के संदर्भ में एक दूसरे को सहायता करने का जो भारत का जो उद्देश्य था, हमने कैसे गरीब देशों को बहुत सारे वैक्सीन एक्सपोर्ट किए, तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम सब अपनी डाइवर्सिटी के साथ, यूनिकनेस के साथ अपने आप को अलग कर सकते हैं। लेकिन जब कोई ऐसे मुद्दे आते जिनमें हमें एक साथ हो जाना चाहिए, तो हम कैसे संगीत के सुरों की तरह एक साथ अपनी डाइवर्सिटी को समेटे हुए संगठित रूप से जब प्रयास करते हैं तो समस्या, आपदा कैसे अवसर में बदल जाती है, और कैसे संगीत के सुर वहां से फूटने लगते हैं, और कैसे बड़ी से बड़ी समस्या का आसानी से हल निकाला जा सकता है। यह संदेश भारत ने देने का प्रयास किया है। हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय गुटबंदी में नहीं फंसना है, हमें अपनी पहचान बदले बिना अपनी पहचान को संभाल करके विश्व के सहयोग में भागीदारी करनी है। ये लोगो हमारा संदेश दे रहा है दुनिया को। और द लोगो एंड द थीम टुगेदर कन्वे a powerful message of India's G20 प्रेसिडेंसी। इस लोगो और थीम के द्वारा भारत ने एक जबरदस्त और पावरफुल मैसेज देने का प्रयास किया है एज अ G20 प्रेसिडेंसी। और भारत ने दुनिया को यह बताया है कि भारत की संस्कृति जोड़ने की है, ना कि तोड़ने की, और उसी जोड़ने की संस्कृति के द्वारा भारत ने दुनिया को एक साथ एक मंच पर लाकर अपना जो सामर्थ्य है वो दिखाने का प्रयास किया है। अब ये तो थी इस फैक्ट में लिखी हुई बातों के एक्सप्लेनेशन। अब हम कुछ आपको ऐसी चीजें बताएं G20 के बारे में जो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे इस G20 समिट को इतना क्यों हाइप किया जा रहा है, आखिर भारत को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। और दूसरी बात जो है कि चाइना और पुतिन यानी कि पुतिन और शी जिनपिंग इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं, चाहे उन्होंने बहाने कोई भी बनाए हों, लेकिन असली वजह जो है वो हम और आप डिस्कस करेंगे कि ये क्यों नहीं आए और इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो क्या इंडिया के लिए ये इंसल्टिंग होगा कि चाइना और रशिया ने इंडिया में नहीं आए? तो लेकिन इसके दूसरे जो मीनिंग है वो भी हम जाने। पहले ये जानिए कि एक तो पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है और भारत इस प्रेसिडेंसी के बहाने एक अच्छा होस्ट बन करके दुनिया के इतने बड़े समुदाय को एक साथ भारत में इनवाइट कर रहा है। तो हम एक बदलता हुआ भारत और एक सशक्त और मजबूत भारत आपके रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं पूरी दुनिया के सामने। दुनिया में भारत की जो इमेज बनी हुई है, बहुत सारे देश भारत को अभी भी पुरानी दृष्टि से देखते हैं, तो उनकी नजरिया, उनकी दृष्टि को बदलने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इसी बीच जब से भारत को प्रेसिडेंसी मिली है, कुछ बेटर कार्य भारत ने किए, जैसे हमारा चंद्रयान मिशन, हमारा सूर्ययान मिशन बहुत ही सफलतापूर्वक हमने पूरा किया। तो हमारे जो स्पेस मिशन है, इनमें भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी ऊंचाइयों को दिखाया है। इसके अलावा जो कोविड जैसे पैंडेमिक में भारत ने अपने सफल मैनेजमेंट को दिखाया और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भारत में जो कैजुअलिटी हुई वो बाकी दुनिया से कम थी। तो भारत एक सफल और सक्सेसफुल मैनेजर बन के निकला है दुनिया का, ये भारत ने दिखाया। और भारत क्या दिखाना चाहता है कि आफ्टर कोविड, यानी कि कोविड के बाद की जो दुनिया है कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रही है। भारत के पड़ोसी देशों से लेकर के यूरोपीय देश, यहां तक कि अमेरिका और चाइना में भी एक तरह का आर्थिक संकट दिखाई दे रहा है। वहां पर जो एक तरह से रिसेशन दिखाई दे रहा है, उनकी अर्थव्यवस्थाओं में धीमापन दिखाई दे रहा है। सेम टाइम भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अभी लास्ट जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं जीडीपी के, वो काफी उत्साहित करने वाले हैं। तो इनसे दुनिया को यह पता चला है कि भारत चांद और सूरज की ऊंचाइयां छूने के साथ साथ अपने ग्राउंड लेवल पर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कैसे भारत ने बहुत सारी योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पैंडेमिक जैसे समय में भी अपने जो ग्राउंड लेवल के लोग थे उनकी परचेजिंग पावर को बनाए रखा, जिससे कि इस देश में मंदी नहीं आई और हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से कम बैक करके वापस एक तेज रफ्तार पर आगे बढ़ रही है। तो एक तो ये हमको दिखाना है। दूसरी चीज ये दिखाना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का कद तेजी से बढ़ रहा है। इस समय दुनिया एक तो आर्थिक आपदा में फंसी हुई है और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के संकट ने भी दुनिया में बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो भारत यूक्रेन और रशिया के मामले में भी मध्यस्थ की भूमिका निभाने की स्थिति में है, यह भी भारत दिखाना चाहता है। और रूस और चाइना क्यों नहीं इसमें आ रहे हैं, पुतिन और जिनपिंग क्यों इसमें नहीं आ रहे, इसके पीछे सीधी सी बात है कि पुतिन और शी जिनपिंग उन लोगों को फेस नहीं करना चाहते जिनके प्रति उनकी जवाबदेही है। जाहिर सी बात है, ऐसे मंच पर जब पुतिन और शी जिनपिंग आएंगे जहां अमेरिका और भारत दोनों के द्वारा प्रश्न पूछे जाने की आशंका होगी, तो ऐसे में आमना सामना करने में उनको एक तरह की शर्मिंदगी होगी। या हो सकता है कि रूस पर दबाव बनाने का प्रयास किया जाए कि वह यूक्रेन के साथ बातचीत करे। इसके अलावा चाइना भारत के सामने भारत के बढ़ते हुए कद को कैसे देख सकता है। अभी अभी भारत ने आर्थिक मुद्दे पर, अंतरिक्ष तकनीक के मुद्दे पर जो सराहनीय कार्य किए हैं, जाहिर सी बात है अगर चाइना आएगा तो उसकी बधाई तो देनी पड़ेगी। जैसे जब ब्रिक्स समिट हो रहा था जोहान्सबर्ग में, उसी समय भारत का चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया, तो मजबूरी में ही शी जिनपिंग को, प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देनी पड़ी। अब तो दो दो बधाइयां देनी पड़ेंगी, सूर्ययान भी सफल हो गया। तो चाइना भारत के ऊंचे बढ़ते हुए कद को देख करके एक तरह से कहते हैं ना बच्चे, तुमको जलन हो रही है, तो वही वाली जलन हो रही है चाइना को। तो चाइना भारत के बढ़ते हुए कद को देखना नहीं चाहता और रूस अपनी जवाबदेही से बचना चाहता है, इसीलिए इन्होंने इस सम्मेलन में आना उचित नहीं समझा। बाकी जो बाइडेन की तबीयत खराब मानी जा रही थी, लेकिन वो आ रहे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, दिल्ली इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए, इस सम्मेलन में जो हमारे 9 मेहमान देश बुलाए हैं भारत ने, और जो बाकी सभी देश आएंगे। अब जरा ये देखिए कि अगर एशिया से चाइना नहीं आएगा, इधर रूस भी नहीं आएगा। रूस तो अगर देखें तो वैसे भी एशिया की राजनीति में उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में था। तो अगर चाइना इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है,
भारत एक मजबूत, चाइना रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन चाइना के प्रेसिडेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो भारत एक मजबूत पर्सनैलिटी के रूप में जब इसको होस्ट करेगा तो दुनिया की नजर में भारत की अहमियत बढ़ेगी। और दूसरी तरफ जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है या जो एशियाई क्षेत्र है उसमें भारत एक लीडरशिप, एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने के लिए तैयार होगा। भारत दुनिया को यह बताएगा कि अब भारत पूरी तरह से तैयार है, वह एशिया और साउथ ब्लॉक को पूरी तरह से लीड करने के लिए तैयार हो चुका है। यानी कि निश्चित तौर पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत का अहम यहाँ पर रोल बढ़ेगा और चाइना के एब्सेंस से इंडिया की प्रेजेंस पर और ज्यादा फोकस किया जाएगा। इससे पश्चिमी देशों के साथ हमारे रिश्तों में और बदलाव आएगा, इससे जो हमारे गेस्ट कंट्री है उनके साथ हमारा बदलाव आएगा। निश्चित तौर पर एक स्ट्रॉन्ग और एक आत्मविश्वास से भरे हुए भारत के दर्शन कराना चाहता है भारत इस G20 की होस्टिंग के लिए। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हमारा G20 का समिट जो 9-10 सितंबर को दिल्ली में हो रहा है सफलतापूर्वक संपन्न हो और दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज जो हम देना चाहते हैं वो जाए। और निश्चित तौर पर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। थैंक यू।